Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Dr. Vidya's Management Study, and today we are going to cover the one of the important part of labor law, that is the Factory Act 1948. So we are going to cover the health provision under this session, in which we are going to cover section 11 to 20. See, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि how you are going to remember in easy way the health provisions. I am going to share some tricks, so please ये वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूर. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो you all know there are the objects of the Factories Act. So first objective is to provide the safety, health and welfare of the worker. Then to regulate the working hours and employment of the children, women, to provide the annual leave with the wages, to appoint the inspector to ensure the compliance of the act. So आज हम जो कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इन योर एग्जामिनेशन, तो उसमें से हम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस देखने वाले, दैट इज़ द हेल्थ प्रोविजन. सो दीज आर द हेल्थ प्रोविजन अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट. ओके, सो सबसे पहले तो देखते हैं कि हेल्थ इज़ वेरी मच important part of everyone's life. Like being healthy does not only mean that being a disease free, it includes your physical, social, mental health also. So it is very much important to maintain the sound health, especially important for the factory workers who are under the constant threat. उनको एक डर रहता है कि क्या होगा क्या नहीं, तो उनके लिए health is very much important. So that's why it becomes necessary to have a standardized provision related to the health and safety of the workers. तो कुछ हेल्थ प्रोविजंस दिए गए हैं एज पर द लॉज कि ये मैंडेटरी एटलीस्ट मिनिमम इतने तो आपको देने ही होंगे अंडर दी हेल्थ प्रोविजन एक्ट. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन 11 टू 20. बहुत बार स्टूडेंट का ये रहता है कि मैम याद नहीं रहता, कुछ आइडियाज़ है क्या, कुछ ट्रिक्स है क्या, क्योंकि सेक्शंस हम भूल जाते. तो यहाँ पे एक टिप्स देने वाली टू रिमेंबर दिस एक्ट. तो यहाँ पे जो येलो कलर में आप हाईलाइट में देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि CDVDAOLDL. तो ये क्या है, तो हम एक देखते हैं कि आपको याद रखना है कि CA लोग और स्मार्ट होते हैं जो DVD लगा के लाडला मूवी देखते हैं. तो C स्टैंड्स फॉर क्लीनलीनेस, D स्टैंड्स फॉर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस, V स्टैंड्स फॉर वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, D स्टैंड्स फॉर डस्ट एंड फ्यूम्स, A stands for artificial humidification, O stands for overcrowding, L stands for lightning, D stands for drinking water, L stands for latrines and urinals, and last वाला है spittoons. अभी ये section 11 to 20 सीक्वेंस से आएगा. CDVDOLDLS मतलब याद रखने के लिए पहले C एंड A को दूर दूर लिखो, बीच में DVD लिखो, O एंड S को दूर दूर लिखो, बीच में LDL लिखो. CA लोग जो और स्मार्ट होते हैं जो DVD लगा के लाडला मूवी रखते हैं. तो ये सिर्फ टिप है टू रिमेंबर द प्रोविजन इन अ सीक्वेंस. सो लेट्स बिगिन विथ वन बाय वन इन ए डिटेल. सो फर्स्ट C स्टैंड्स फॉर क्लीनलीनेस. जो C1 वाला जो C है दैट इज़ द क्लीनलीनेस. सो एवरी फैक्ट्री शैल बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम द इफ्लुविया अराइजिंग फ्रॉम. पूरी फैक्ट्री जो है वो क्लीन होनी चाहिए, जो भी इफ्लुविया है डस्ट से उससे वो फ्री होनी चाहिए. देयर शुड बी जो डर्ट वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है तो वो क्लीन होना चाहिए, वहाँ की स्वीपिंग होनी चाहिए, जो फ्लोर्स होते हैं, स्टेयरकेस होते हैं, उनकी क्लीनलीनेस रिक्वायर्ड है इन अ सुटेबल मैनर. वर्करूम शैल बी क्लीन्ड वंस इन अ वीक बाय यूजिंग द डिसइंफेक्टेंट. ऑल रीपेंटेड और द रीफर्निश शुड बी डन वंस इन अ 5 years. तो ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए कीवर्ड्स है वो इम्पॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू राइट इट डाउन. अंडर द सेक्शन 12 सो D जो नेक्स्ट हमारा आता है DVD का D. तो ये होता है कि क्लीनलीनेस के बाद हम क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं ना, है ना. घर क्लीन कर दिया उसके बाद हम क्या करते हैं, वो जो कचरा है उसको डिस्पोज करते हैं. सेम हियर इस यहाँ पे भी वही तरीका याद रखना है कि डिस्पोज हमें करना है. सो कन्फ्यूजन होता है बहुत बार बच्चों का कि ये D कौन सा है
राइट। सो डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, यहाँ पे इफ़ेक्टिव अरेंजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एमपी मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग जब होती है, अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती है, तो वेस्ट बाहर आ जाता है, तो उसकी इफ़ेक्टिव अरेंजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो हार्मफुल नहीं होने चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जो भी ख़राब पानी आ रहा है तो आप वो नदी में छोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई स्टेट गवर्नमेंट मेक अ रूल टू प्रिस्क्राइब the arrangements for the effective disposal of the waste and effluents. Okay, so next, ventilation under the section 13. So effective provision shall be made for obtaining the adequate ventilation. ओके, सो फ्रेश एयर आना चाहिए हमें, वो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना है ताकि कंफर्ट हो जो भी वर्कर्स को होगा। सो अंडर दिस कि वॉल एंड रूफ शैल बी ऑफ अ सच अ मटेरियल दैट टेम्परेचर शुड बी मेंटेन प्रॉपरली, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। सो वो वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर में आता है। सो वी स्टैंड्स फॉर वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। हम देखते हैं कि रूफ्स उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो वो गर्मी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे सेक्शंस ये हेल्थ प्रोविजंस में आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं मेजर देख रही हूँ, बहुत सारे और भी डिटेल में इसके पॉइंट्स हैं, बट मैनेजमेंट एग्ज़ाम अगर हम कंसिडर करते हो उनके लिए ये प्रोविज़न सफिशेंट है। नेक्स्ट आता है डी स्टैंड्स फॉर डस्ट एंड फ्यूम्स। क्लीनलीनेस हो गया, हमने डिस्पोज कर दिया, फिर हमने वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ खोली। अभी नेक्स्ट आता है डस्ट एंड फ्यूम्स। इफ़ एनी डस्ट और फ्यूम्स गिवन बाय द एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो उसका इफेक्टिव मेजर्स शैल बी टेकन टू प्रिवेंट इट्स इनहेलेशन ऑफ एनी वर्कमैन। हमें ये ध्यान आना चाहिए कि ये जो हार्मफुल डस्ट है, फ्यूम्स है, वो इनहेल नहीं होना चाहिए बाय द वर्कर्स। ओके, तो उस अकॉर्डिंगली हमें केयर करनी है। सो यू हैव टू मेंटेन द एग्जॉस्ट एप्लीकेंसेस टू मेंटेन द डस्ट एंड फ्यूम्स, राइट। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। सो ए स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। सो देर आर सर्टन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर ह्यूमिडिटी रिक्वायर। अभी ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, ये जो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कारण जो टेम्परेचर है वो ड्राई हो जाता है, तो वी रिक्वायर टू स्प्रे सम वाटर। तो वो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं टू क्रिएट इट आर्टिफिशियली। सो स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन क्या है, उसके मेथड्स क्या है, कौन सा वाटर हमें यूज़ करना है टू स्प्रिंकलिंग दिस थिंग्स। सो ये सब आता है आपके आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। जो हमने CA देखा था, C स्टैंड्स फॉर क्लीनलीनेस, और ये जो A है दैट इज़ आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। नेक्स्ट आता है ओवर क्राउडिंग सेक्शन 16 के अंडर। सो बेसिकली क्या हेल्थ प्रोविज़न में आता है कि क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, ओवर क्राउडेड रहेगा तो इंजरीज हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। सो नो वर्क रूम शैल बी ओवर क्राउडेड टू द इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ वर्कर। तो इसीलिए उन्होंने ओवर क्राउडिंग ना होने के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक स्पेस बताई है कि एटलीस्ट वर्कर को काम करने के लिए उतनी स्पेस देनी चाहिए, दैट इज़ 14.2 मीटर क्यूब। okay, this space shall be available for every worker and for measuring the space, ये जो space measure करने के लिए space above the 4.2 meter from the floor it shall not be taken into the account। तो आपको याद ये रखना है कि हर employees को काम करने के लिए एटलीस्ट 14.2 मीटर क्यूब स्पेस देना है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। नेक्स्ट आता है लाडला वाला LDL, लाइटनिंग। सो लाइटनिंग इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि काम करने के लिए सफिशेंट लाइट की ज़रूरी होती है। अगर वो सफिशेंट नहीं है तो यू हैव टू मेंटेन आइदर इन आर्टिफिशियल वे और इन अ नेचुरल वे, राइट। तो ये ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट ग्लेयर या ग्लेज ना आना चाहिए काम करते समय, उसकी शैडो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वर्कर को वो एक प्रॉब्लम हो सकती है और उसके एक्सीडेंट का एक रिस्क हो सकता है। सो यू हैव टू मेंटेन एंड बी केयरफुल फॉर गिविंग सफिशेंट लाइट। नेक्स्ट इज़ व्हाट, डी ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे क्या है कि इफ़ेक्टिव अरेंजमेंट होनी चाहिए टू गेट अ ड्रिंकिंग वाटर। प्रॉपर सुटेबल पॉइंट होना चाहिए जो कन्वीनियंट होना चाहिए। बेसिकली पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, इट शुड बी राइट इट डाउन इन अ लैंग्वेज विच इज़ मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर स्पीक्स। मतलब मराठी में है वर्कर ज़्यादा बोलते हैं तो वहाँ पे पीण्याचे पानी, अगर हिंदी में है ज़्यादा लोग बात करते हैं तो पीने का पानी, और इंग्लिश और एनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज जो प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में ये लिखना ही इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इज़ व्हाट कि ये जो वाटर सोर्सेस है इट शुड बी 6 मीटर अवे फ्रॉम द यूरिनल्स और जो भी लैट्रिन्स है वॉशिंग प्लेसेस है वहाँ से 6 मीटर दूर होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे कि अगर फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो यू शुड गिव देम कूल ड्रिंकिंग वाटर, स्पेशली इन द हॉट वेदर। अगर कम लोग हैं तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं रहेगी टू गिव द कूल ड्रिंकिंग वाटर, बट एज़ पर द फैक्ट्री एक्ट इनका ये बोलना है कि एटलीस्ट अगर आपके पास मोर देन 250 वर्कर्स है तो आपको तो वो देना ही है। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स। सो एल जैसे ड्रिंकिंग के पानी पीने के बाद लैट्रिन, सो डी के बाद ये एल है। सो सफिशिएंट लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स होने चाहिए, सेपरेट एकोमोडेशन होना चाहिए फॉर द मेल एंड फीमेल वर्कर्स, इट शुड बी एडिक्वेटली लाइट एंड वेंटिलेटेड एंड इट शुड बी मेंटेन क्लीन एंड सैनिटरी इन द condition. So this is about the section 19 latrine and urinals, and the last one is what the spittoon. सेक्शन 19 क्या बोलता है? स्पिटून मतलब जहाँ पे वर्कर्स थूकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि कोरोना के टाइम में भी देखा था कहीं पे अगर बाहर आप थूकते हो, स्पिट करते हो तो फ़ाइन लगता है। बट एज़ पर द फैक्ट्री एक्ट इनका ये है कि अगर आप बाहर कहीं पे भी बाहर आपको स्पिट नहीं करना है, सफिशिएंट नंबर आपको स्पिटून्स दिए जाएंगे कन्वीनियंट प्लेस पे, वही एंड दैट शुड बी मेंटेन क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन। ये इम्पॉर्टेंट है। नो पर्सन शल स्पीट विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द फैक्ट्री एक्सेप्ट दिस स्पिटून्स। अगर कोई बाहर स्पीट करता है तो वो पनिशेबल होगा, उसका फ़ाइन 5 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। तो फ़ाइन कितना रहेगा? 5 रुपीज़। ओके, एक केस थी जो बिहार में हो चुकी थी, एक एम्प्लॉई जो फर्टिलिटी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, और वहाँ पे कि ऐसे वर्कर जो गुटखा वगैरह खाते हैं उसके बाद स्पिट करने के बाद जो भी मैनेजमेंट साइड थी उन्होंने उनको फ़ाइन लगाया था ₹3000 पर एम्प्लॉई। तो इसके कारण वो केस रेज़ हुई थी। तो तब से ये हुआ कि फ़ाइन जो है वो 5 रुपीज़ होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 5 रुपीज़। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेल्थ प्रोविज़न। आपको समझ में आया होगा कि सेक्शन अगर याद करने हैं तो एक ट्रिक जो मैंने बताई है, CA लोग ओवर स्मार्ट होते हैं जो DVD लगा के लाडला मूवी देखते हैं, CAOS DVD LDL, और उसी सीक्वेंस से सेक्शन 11 to 20 आप आराम से लिख सकते हो। थैंक यू, बाय।